आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इस लेसन में नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका नाम होगा स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। क्या होता है ये सेल्फ इंडक्शन, इसके बारे में 1 मिनट आप समझ लें और इसके बाद हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर एक कॉइल बनाई हुई है बेटा, ये कॉपर की हमने कॉइल बनाई। इस कॉइल के एक सिरे से हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे एक स्विच, और स्विच से फिर कॉइल का दूसरा सिरा हमने जोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, ये बैटरी इसमें करंट फ्लो कर सकती है। हमने क्या किया, ये स्विच जो इसमें लगा हुआ है, इस स्विच को हमने बड़ी जल्दी जल्दी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे किया, बड़ी जल्दी जल्दी। जब हम बहुत तेजी से ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप थोड़ा सा सोचिए। जिस समय आप स्विच को ऑन करेंगे, इस कॉइल में जब स्विच ऑफ था तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, 0। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, इस कॉइल में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते क्या होगी, मैक्सिमम। तो करंट का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है भाई। 0 से अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू करंट की 10 एम्पियर है तो 0 के बाद जस्ट 10 तो नहीं आ जाएगा ना। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आएगा। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू बड़ी तेजी से बदलती है। जब करंट की वैल्यू बदलती है, और करंट से ही कौन बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जब करंट का मान बदल रहा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता है, बदलता है। अब हम करंट को किस तरीके से करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी ऑन ऑफ उसको करते हैं। इसका मतलब है कि हम इस कुंडली में बहने वाली धारा को बड़ी तेजी से परिवर्तित करते हैं। अगर करंट को बड़ी जोर से परिवर्तित करते हैं तो करंट से ही चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस कुंडली के चारों ओर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी बड़ी तेजी से परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप स्विच ऑन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा चारों तरफ। जब स्विच ऑफ कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड 0। फिर ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। फिर ऑफ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड 0। तो इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। और हमने फैराडे के लॉज में पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। याद आया आपको? तो ये कॉइल है, इसी कॉइल में बहने वाली धारा के मान को हम बदलते हैं, और उस करंट में परिवर्तन की वजह से इसके चारों तरफ एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो भी बदलता है। अब अगर वो चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी बड़ी तेजी से परिवर्तन होता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फैराडे के नियमानुसार इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये वाली जो घटना है, कौन सी वाली घटना, जिसमें हम जिस कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करते हैं, स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुछ समझ में आया? इसके आसपास कोई दूसरी कॉइल हमने नहीं रखी हुई है। तो जिस कॉइल में बहने वाली धारा के मान में हम बड़ी जोर से चेंज करते हैं, स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न हो जाना, इस घटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। क्या ये बात अब आपको समझ में आई कुछ? ठीक है, वही हमने डेफिनेशन भी यहां लिखी हुई है कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में तेजी से परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली के चारों ओर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब धारा बहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, करंट 0 कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट से ही बनता है। और ऐसी सिचुएशन पे चुंबकीय क्षेत्र भी वहां पर कैसा उत्पन्न होता है, परिवर्ती, क्योंकि करंट बदल रही है, जिसके कारण स्वयं उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। कभी चुंबकीय फ्लक्स मैक्सिमम, कभी मिनिमम 0, फिर मैक्सिमम, मिनिमम 0, इस तरीके से होता रहता है, परिवर्तन होने लगता है। और इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण आप यहां पर
फ्लक्स लिख सकते हैं। इस फ्लक्स परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब यह फ्लक्स परिवर्तित होता है उसकी वजह से स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ऐसा नहीं कि एक कॉइल के बगल में हमने कोई दूसरी रखी है, धारा इसमें बदलो फ्लक्स इसमें बदलेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। हम जिस कॉइल में करंट चेंज कर रहे हैं उसी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। आई होप कि अब आपको ये चीज समझ में आई होगी। नहीं समझ आया? आ गया? क्या आप समझे मेनली कि जिस कुंडली में बहने वाली धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं, स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि हमारे द्वारा बैटरी के द्वारा अप्लाई किए गए मेन विद्युत वाहक बल का क्या करता है? विरोध। हमने अगर अपना विद्युत वाहक बल बैटरी से इस दिशा में अप्लाई किया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इस दिशा में उत्पन्न होता है। पर हम जिस कॉइल में करंट चेंज कर रहे हैं ना, जिस कॉइल में हम बहने वाली धारा को परिवर्तित कर रहे हैं ना, उसी कॉइल में ये सब हो जाता है। तो जिसमें धारा बदलो स्वयं उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, इसको हम स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ का मतलब जानते ही हैं, जिसमें धारा बदलो उसी में ये सब हो जाए। ओके, तो इसको हम बोलते हैं, इस घटना को बोला जाता है, ये जो फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं स्वप्रेरण। अब स्वप्रेरण से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे फ्लक्स परिवर्तन जो यहां पर हो रहा है, मैं एक छोटी सी चीज बताऊं। मैंने मान लिया कि इसमें फेरों की कुल संख्या कुंडली में कितनी है? n, और एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। भाई एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स केवल, वो हमने कितना माना? फाई। और n क्या है? फेरों की कुल संख्या। तो यहां पर हम लिख सकते हैं माना कुंडली में फेरों की कुल संख्या n है। आप यहां पर यदि लिख लें, यदि कुंडली में फेरों की कुल संख्या n है तथा कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध तथा कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। फेरों की कुल संख्या कितनी है? n, और हर एक एक फेरे से कितना फ्लक्स लिंक है? फाई। तब n इंटू फाई को फेरों की कुल संख्या जितनी होगी और एक फेरे से जितना चुंबकीय फ्लक्स लिंक होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। क्या बोला जाएगा? फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। तब n फाई को फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं। तो ये भी आप याद रखें कि अगर किसी कॉइल में टोटल कैपिटल N फेरे हैं और एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो उस समय N इंटू फाई को फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहा जाता है। फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। और एक चीज मैं बताऊं आपको कि ये जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है, इसका यूनिट होता है वेबर टर्न। फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या का
यूनिट, मात्रक, इसका मात्रक होगा वेबर टर्न। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। और ये फेरों की संख्या है जिसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स। इसलिए इसका यूनिट क्या बनाया गया? वेबर टर्न। ठीक है। अब आपको एक चीज समझ सकते हो, ये जो वेबर, ये जो आपका फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या आई है, या आप जिसको सिर्फ फाई मान सकते हो, ये तो नंबर है। ये जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगी? थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें। फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा? ये जो फ्लक्स यहां से गुजरेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितनी ज्यादा करंट फ्लो की है। जितनी ज्यादा आप करंट फ्लो करेंगे उतना फ्लक्स बनेगा। आप कम करंट फ्लो करेंगे, हर फेरे से गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या या फ्लक्स की वैल्यू कैसी होगी? कम। अगर आप ज्यादा करंट फ्लो करेंगे तो प्रत्येक फेरे से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी। तो हमने देखा कि जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है ये निर्भर करती है कुंडली में प्रवाहित धारा के। ठीक है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं इसको? फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कुंडली में प्रवाहित फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा, जो कि यहां पर फिलहाल हमने आई मानी हुई है, के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है मीन्स आप कॉइल में जितनी ज्यादा करंट फ्लो करने के लिए अलाउ करेंगे, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या या फ्लक्स का वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अगर आप कम करंट फ्लो करेंगे तो फ्लक्स कम बनेगा। तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या को किससे लिखते हैं? n इंटू फाई। इट मीन्स फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या n फाई will be directly proportional to the current flowing in the coil। कुंडली में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती। ठीक है। अब आप तो जानते ही हो, अनुक्रमानुपात से हमको अगर इक्वलिटी में चेंज करना है देन वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट हियर। तो यहां पर हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे आप देखें। इसके लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, n फाई इज इक्वल टू L इंटू आई। तो यहां पर हमने इसको हटाने के लिए कौन सा कांस्टेंट लगाया? कैपिटल L। अब ये कैपिटल L क्या होगा? तो ये कैपिटल L किसी की लंबाई नहीं है। हम कैपिटल L को बोलते हैं कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं इसको। L को हम कुंडली का क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण गुणांक। ये घटना का एक ही है, स्वप्रेरण कहा जाता है घटना को। तो यहां जो ये कांस्टेंट आपने लगाया है इसको हम बोलते हैं कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, या दूसरा नाम स्वप्रेरकत्व। इसका दूसरा नाम क्या रखते हैं? स्वप्रेरकत्व भी रखते हैं। तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं, यहां L क्या चीज है? तो आंसर है L है कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, अथवा आप इसे स्वप्रेरकत्व भी कह सकते हैं। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि L यहां पर एक नियतांक है, L एक कांस्टेंट है जिसे हम कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक को अंग्रेजी में बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन।
इसको इंग्लिश में कहा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण गुणांक, और स्वप्रेरकत्व को इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ये तो इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अब देखिए मेरे लिए जो L है, दिस इज अ न्यू क्वांटिटी फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम इसको अब स्टडी करना चाहते हैं कि ये होता क्या है आखिरकार। तो हम इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। L का फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा? L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। ये किस चीज का फॉर्मूला बना? L क्या है बताएं? कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, ये उसका फॉर्मूला बना। अब हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं, इसको परिभाषित करना चाहते हैं। कैसे परिभाषा बनाएंगे? परिभाषा बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा एक काम करना चाहते हैं। आप ध्यान से देखें, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? वो हम अभी कर लेंगे सब। तो ये स्वप्रेरण गुणांक की वैल्यू कितनी आई? एन फाई अपॉन आई। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा बनाना चाहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। तो देखें इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप इसमें एक काम करेंगे, माना कि कुंडली में जो धारा बह रही है वो 1 एम्पियर है। तो यहां पर हमने लिख लिया माना I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब बेटा अगर I की वैल्यू 1 एम्पियर होगी तो फिर L किसके बराबर होगा? L विल बी इक्वल टू n इंटू फाई, क्योंकि I की वैल्यू 1 हो गई। अब 1 से n फाई को डिवाइड करोगे तो L की वैल्यू कितनी आएगी? n फाई। यहां से अब बड़ी आसानी से आप परिभाषा बना सकते हो। कैसे? कि ध्यान से सुनना, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उस कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या ही उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहलाता है। या बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप बना सकते हो, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है यदि कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो। नहीं समझ आया? फिर से एक बार और इसके बाद परिभाषा लिखेंगे। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, एन फाई को फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं ना, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो या 1 एम्पियर हो, जो भी मर्जी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा नोट कर लेते हैं फिर हम लोग। ओके, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या
बराबर होता है जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा एकांक हो। ये स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक की डेफिनेशन तैयार हो गई आपकी, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। फिलहाल इसके बाद परिभाषा इसकी बाद हम लोग चाहें तो यहां से इसका एक यूनिट भी तैयार कर सकते हैं। एल का मात्रक क्या होगा आप देखें। एल का मात्रक आप देखेंगे तो यहां पर ऊपर कौन आ रहा है, n इंटू फाइव, जो कि फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है, और इसका मात्रक अभी अभी हमने बताया आपको वेबर टर्न, और अपॉन में कौन है करंट का मात्रक एम्पियर। तो यूनिट क्या बनेगा एल का, इसका यूनिट बना वेबर टर्न पर एम्पियर। ये एक इसका यूनिट बना, एक इसका यूनिट बना मतलब आगे और बनने वाले हैं अभी, ठीक है। तो ये एल की परिभाषा हो गई, वो एल का मात्रक हो गया। एल क्या होता है ये भी हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि हमने स्वप्रेरण गुणांक में तो ये सब कर लिया, फिर से इस कुंडली पर वापस आते हैं कि अगर इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो हमने लिखा हुआ है कि स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब इतना सब कुछ हुआ, चेंज हुआ फ्लक्स, तो इस कॉइल में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ आखिरकार, ये भी हम समझना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमने अप्लाइड ईएमएफ बैटरी के द्वारा अगर हमने अपनी कॉइल में ऐसा विद्युत वाहक बल लगाया होगा तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसकी दिशा में आया होगा। तो अप्लाइड वाला हम नहीं निकालेंगे, कौन सा निकालना चाहते हैं, कितना उत्पन्न हुआ है ये हम निकालना चाहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आप बता सकते हैं कौन से नियम में दी गई थी, फैराडे के दूसरे नियम में। आप याद करिए, फैराडे का दूसरा नियम आपको बताया गया था कि किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। कुछ याद आया आपको? बस यहां से हम इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब फैराडे के दूसरे नियम से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या फॉर्मूला होता है, याद है सभी को? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। अच्छा, फाई की जगह पर एक चीज और कि ये तो बेटा एक फेरे की वजह से उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा, एक फेरे से। अगर कुंडली में n फेरे होते थे तो क्या फॉर्मूला आता था, इसी में n से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो माइनस डी डी टी ऑफ n इंटू फाई कर सकते हो आप। ये आपको याद होगा, ये n यहां बाहर लिखा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। n एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि किसी कुंडली में जितने फेरे लगा दोगे, जब आप करंट फ्लो करोगे तो फेरों के नंबर तो नहीं बदल जाएंगे ना। तो n एक कांस्टेंट टर्म है, आप बाहर रखो अंदर भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
याद है डिफरेंशिएशन का सिंबल है ये, और डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट अंदर होता भी है तो हम बाहर कर लेते हैं, तो अगर बाहर है तो अंदर भी तो ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं हम। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखिए आप, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, तो हम लिख देंगे एन फाई की जगह पर क्या लिखेंगे, देखो एन फाई की जगह पर यहां से देखो L इंटू आई, तो एन फाई की जगह पर हम यहां लिख देंगे L इंटू आई। इतना समझ आया आपको? ठीक, अब इसमें भी एक बात आपको देखनी है कि L कैसा है, कांस्टेंट। कैसे पता हमको कांस्टेंट है? यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो ये लगाया था, और आपको याद होगा जब ऐसा कभी कुछ होता है तो जो भी यहां चीज लगाई जाती है वो क्या है, कांस्टेंट है। और वैसे भी किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक एक कुंडली के लिए कांस्टेंट ही होता है। आप कितनी धारा फ्लो करो, कुछ भी करो, लेकिन एक कॉइल के लिए उसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। जैसे इससे पहले भी आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, तो एक चालक तार का प्रतिरोध जितना है उतना ही तो रहेगा। आप कितनी भी करंट फ्लो करो उसका मान तो नहीं बदल जाएगा ना, वो उसके कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, वो उसके ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर डिपेंड करेगा, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा, लेकिन उसकी बनावट पर डिपेंड करता है, कंस्ट्रक्शन पर, उसकी ज्योमेट्री पर। तो रेसिस्टेंस एक पढ़ा, रेसिस्टेंस के बाद भी हमने एक और चीज पढ़ी थी, कैपेसिटेंस, धारिता। आपको याद होगा जब धारिता भी हमने पढ़ाया उस वक्त भी हमने बताया धारिता एक संधारित्र की किसी पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पर डिपेंड करती, उस वक्त भी हमने बताया। और आज उसके ही जैसा एक तीसरा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इंडक्टेंस। देखो लिखा है हमने कहीं पर इंडक्टेंस, समझ आया? तो रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। और यही रीजन है कि क्योंकि इसको इंडक्टेंस कहा जाता है तो ये जो कॉइल है ना इसको हम इंडक्टर बोलने लगते हैं। फिर उसके बाद इस कॉइल को हम अब क्या कहने लगेंगे, इंडक्टर। रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, समझ आया आपको? और इंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं प्रेरण कुंडली। क्या बोलते हैं इसको? तो आगे से कभी भी ऐसी तार की बनी है ये कॉइल मिले आपको तो वो क्या चीज है, दैट इज इंडक्टर, प्रेरण कुंडली। तो ये तीन जो हैं, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब आपके रेसिस्टर रेसिस्टेंस को कहते हैं, वो जो प्रतिरोध आप लगाते हैं, कैपेसिटर संधारित्र होते हैं, और ये प्रेरण कुंडली होते हैं। ठीक है, और ये तीन के तीनों एक बार बन जाएगा, उसके कंस्ट्रक्शन पर ही डिपेंड करेगा। तो ये कॉइल के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। सो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। और डी डी टी में कांस्टेंट टर्म को हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। Therefore E will be equal to माइनस एल, एल बाहर कर लिया, इंटू क्या बचेगा, डी डी टी ऑफ आई। नहीं समझ आया आपको? आया? इसके बाद हम चाहें तो बेटा यहां से भी एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से एल की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से एल की वैल्यू आएगी माइनस ई अपॉन, ये माइनस हमने इधर भेज दिया, एल निकाल रहे हैं, एल के साथ डी आई बाई डी टी का मल्टीप्लीकेशन है, यहां डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमने लिखा डी आई अपॉन डी टी। ये किसकी वैल्यू निकल करके आ गई, एल की। और अगर हम इसका परिमाण लेते हैं, मैग्नीट्यूड केवल, क्योंकि यहां पर अभी निशान आगे आ रहा है माइनस, माइनस निशान आपको क्या बताता है, माइनस निशान हमको बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल इस कुंडली में उत्पन्न हुआ होगा वो हमेशा आपके मेन विद्युत वाहक बल को क्या करेगा, अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा। माइनस निशान बस इस वजह से है।
तो अगर आप L की वैल्यू में माइनस नहीं चाहते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं आप। मैग्नीट्यूड ले सकते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ L इज इक्वल टू, जब आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। अब क्या बन जाएगा यहां पर? E अपॉन DI अपॉन DT। ये क्या चीज आ गई? तो आंसर ये कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का परिमाण है। समझ आ रहे हैं आपको? ये कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का परिमाण है। आप जानते हैं यहां से भी स्वप्रेरण गुणांक की हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं। एक परिभाषा हमने यहां से बनाई है, स्वप्रेरण गुणांक की एक परिभाषा हम वहां से भी बना सकते हैं। इसमें एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे फिर से। L क्या है केवल ये बताओ हमको। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, ये मॉड्यूलस लग गया। अब इसका नाम क्या हो गया? कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का परिमाण, स्वप्रेरकत्व का परिमाण। E क्या चीज है? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। DI/dt क्या चीज है? बता सकते हैं आप हमको? DI/dt धारा में, तो उसको हम केवल DI से लिख सकते थे, पर ये DI/dt है। इसको कहेंगे धारा में परिवर्तन की दर। याद करिए, जब आप dQ/dt लिखते हो तो ये आवेश प्रवाह की दर है। जब आप dV/dt लिखते हो तो ये वेग परिवर्तन की दर है। तो जब कहीं DI/dt लिखे होगा तो ये धारा परिवर्तन की दर है। वैसे साइंस में इसको करंट बोलते हैं, इसको त्वरण बोला जाता है। DI/dt इसका भी नाम क्या हुआ आपका? धारा परिवर्तन की दर। याद रहेगा आपको? धारा परिवर्तन की दर का क्या मतलब है कि एक सेकंड में कितनी धारा आप बदल देते हो। जैसे बाई चांस हमने करंट को चेंज करना स्टार्ट किया, एक रेगुलेटर यहां लगाया और उससे हम करंट को बदलते। हमने क्या किया? करंट को हमने बदला, ऐसे हमने करंट को चेंज किया। हमें टाइम लगा 5 सेकंड और करंट बदलकर 0 से 10 एम्पियर हो गई। थोड़ा ध्यान से समझिएगा तब आपको यह समझ आएगा। हमने जब रेगुलेटर घुमाया, कितना टाइम हमको लगा घुमाने में? 5 सेकंड। और करंट उधर कितना बदल गई? 0 से 10 एम्पियर। तो बताओ एक सेकंड में कितनी बदल रही थी? 2 एम्पियर। 5 सेकंड में 10 एम्पियर, तो हर एक सेकंड में 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे चेंज हो रही थी। ये है धारा परिवर्तन की दर। और अगर आपने रेगुलेटर घुमाया, 5 सेकंड आपको लगे और धारा 0 से 20 एम्पियर आ गई। अब आप एक सेकंड में कितना बदल रहे हो? 4 एम्पियर एक सेकंड में बदल रहे हो। तो धारा परिवर्तन की दर कब ज्यादा होगी, कब कम होगी? धारा परिवर्तन की दर पहले ज्यादा थी कि बाद वाली ज्यादा है? बाद में चेंज बड़ी तेजी से हो रहा है। 5 सेकंड में 20 एम्पियर का चेंज और पहले 5 सेकंड में केवल 10 एम्पियर का चेंज होता था। तो बाद वाला चेंज बड़ा है, यानी कि बाद वाला रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, धारा परिवर्तन की दर ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब हम एक काम करना चाहते हैं, एल की एक परिभाषा हम यहां से भी बनाएंगे, एक मात्रक भी यहां से मिलेगा अब आपको। तो इसके आगे अभी हम करते हैं, लेकिन बोर्ड पे जगह नहीं है, तो आप इसको नोट कर लें, इसके बाद करते हैं। चलिए, तो फिर स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा जैसे कि मैंने बताया कि एक यहां से और बना सकते हैं आप। आपने अभी अभी लास्ट फॉर्मूला बनाया है, मॉड्यूलस ऑफ एल इज इक्वल टू ई अपॉन DI/dt। ये हमने यहां पर लिख लिया। अब इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए हम मान लेते हैं, माना DI/dt इज इक्वल टू 1। DI/dt क्या चीज है? कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, और इसका यूनिट क्या होगा? ऊपर करंट है, अपॉन में टाइम है, इसलिए इसका यूनिट होगा एम्पियर पर सेकेंड। और ये क्या चीज है? ये है कुंडली में
धारा परिवर्तन की दर ये इसको कहेंगे। तो हमने किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर को कितना कर दिया 1। बताएं कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 कैसे कर सकते हैं? अभी हमने धारा परिवर्तन की दर को बनाना बताया। रेगुलेटर हमने ऐसा घुमाया कि 5 सेकंड में 0 से 10 एम्पियर करंट हो गई। धारा परिवर्तन की दर कितनी है? 2 एम्पियर पर सेकंड। रेगुलेटर हमने घुमाया कि 5 सेकंड में करंट 0 से 20 एम्पियर हो गई। अब धारा परिवर्तन की दर बताइए 4 एम्पियर पर सेकंड। तो धारा परिवर्तन की दर को 1 कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि रेगुलेटर को हम ऐसा घुमाएंगे कि टाइम कितना लगेगा 5 सेकंड और करंट भी कितनी चेंज होगी 0 से 5 एम्पियर बस। तो 5 सेकंड में 0 से 5 एम्पियर, तो धारा परिवर्तन दर कितनी हो जाएगी? हो जाएगी। समझ आ गया? तो इसको कितना कर देंगे 1। इसलिए मॉड्यूलस ऑफ L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगी? E, क्योंकि ये कितना हो गया 1। अब 1 से E को डिवाइड करोगे तो E तो आएगा। अब इसको देखते हुए हम चाहें तो स्वप्रेरण गुणांक की एक परिभाषा और बना सकते हैं। क्या परिभाषा बना सकते हैं? देखो मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। हम लोग इसको बना सकते हैं किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व परिमाण में कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो या 1 एम्पियर पर सेकंड हो। नहीं समझ में आया? एक बार और अच्छा सुने और फिर नोट करते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व परिमाण में, क्योंकि परिमाण लगा है यहां पर, परिमाण में उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। समझ आ गया सबको? तो हम इसकी परिभाषा बना लेते हैं। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व तो स्वप्रेरण गुणांक की जो डेफिनेशन आपकी यहां पर बनेगी वो होगी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व परिमाण में कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो स्वप्रेरण गुणांक की एक डेफिनेशन हमने यहां से भी देखो बना लिया। और क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक का एक ये फॉर्मूला भी बना नया, तो हम यहां से इसका यूनिट भी बना सकते हैं। आप देखें, एक यूनिट और यहां से बनेगा, यूनिट ऑफ एल, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का मात्रक। आपने अभी अभी फॉर्मूला देखा है एल का,
माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो आप बता सकते हैं ई का मात्रक क्या होगा? विद्युत वाहक बल है और विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसको हमने लिख दिया वोल्ट अपॉन धारा परिवर्तन की दर का मात्रक अभी बताया हमने एम्पियर पर सेकेंड, तो ये मैंने लिख दिया एम्पियर पर सेकेंड। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा ये डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है ये पलट जाएगी, तो ये बन जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर। ये एक यूनिट बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व के दो मात्रक होंगे। एक मात्रक हमने कौन सा पढ़ा था? वेबर टर्न पर एम्पियर, और एक मात्रक अभी अभी हमने पढ़ा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन सब के बारे में एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने बहुत काम किया हुआ था, इसलिए उनके ऑनर पे इसके मात्रक का नाम ही हेनरी रख दिया गया। तो हम इस यूनिट को बार बार वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर नहीं बोलेंगे, हमने इसका एक छोटा नाम रख दिया हेनरी। तो आज के बाद एल का मात्रक आप क्या बोल सकते हैं? हेनरी इसका एक मात्रक होगा। तो एल की वैल्यू, उनकी डेफिनेशन, उनके यूनिट्स, इस तरह से आप सब बना सकते हो। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको। ये जो सेल्फ इंडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्वप्रेरण के बारे में, अभी मैंने बताया कि स्वप्रेरण सिर्फ कुंडली के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि पहले भी दो आर्टिकल पढ़ चुके हैं, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ऐसे इंडक्टेंस भी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। तो अब मन में ये बात आती है कि क्या इंडक्टेंस का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो ये बताए कि नहीं, देखो कि ये इंडक्टेंस केवल ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा बस। तो आंसर है हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है और हम उसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी टाइम लगेगी, हम उसको बना के देख लेते हैं कि इस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक का ज्योमेट्री कैसे हम कहते हैं कि ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, देखिए थोड़ा ध्यान से बेटा, स्वप्रेरण गुणांक का बहुआ एक फॉर्मूला भी अभी आपने पढ़ा है, एन फाई अपॉन आई। अगर स्वप्रेरण आपको चाहिए तो आपको फेरों की संख्या चाहिए, करंट चाहिए और फाई चाहिए। फेरों की संख्या और आई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाई में प्रॉब्लम है। फाई क्या है? एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। क्या आपको याद नहीं आया कि एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? B इंटू ए से कैलकुलेट करते। तो अगर आपके पास B होगा, आपके पास कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, फिर आप फाई निकाल लोगे। ठीक है, अगर फाई निकल आएगा फिर यहां पर फाई की वैल्यू लिख दोगे तो स्वप्रेरण गुणांक आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो उसके लिए हम मान लेते हैं माना कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी मान ली हमने? I, तथा कुंडली का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके हमने A मान लिया। कौन सा? अगर ये कॉइल है तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, कुंडली का क्षेत्रफल A, प्रवाहित धारा I। एक चीज और देख लेते हैं, माना कुंडली की कुल लंबाई स्मॉल l है। कॉइल जो है हमारी, उसकी टोटल लेंथ हमने कितनी मान ली? स्मॉल l। माना कुंडली में कुल फेरे
कुल फेरे हमने मान लिए कैपिटल एन। और एक चीज आप याद करें बेटा, अभी आज हम इसको प्रेरण कुंडली कह रहे हैं, इंडक्टर बोल रहे हैं, इसको हम परिनालिका भी तो कहते थे, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बोला गया था, धारावाही परिनालिका। तो परिनालिका के लिए एक सिंबल और बना था स्मॉल एन, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। कुंडली में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरे कितने, स्मॉल एन, याद आ गया होगा। और कैपिटल एन स्मॉल एन, और कुल लंबाई में एक रिलेशन भी होती थी, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू टोटल लेंथ। जितनी भी टोटल लेंथ है उस समय हमने टोटल लेंथ कैपिटल एल मानी थी, बट देयर इज सम प्रॉब्लम कि आज अगर हम टोटल लेंथ कैपिटल एल मानते हैं तो कैपिटल एल तो यहां पर हमने स्वप्रेरकत्व के लिए बनाया है, फिर दोनों में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए कुल लंबाई हमने स्मॉल एल ले ली। अब बहुत इजी है, बनाते चले जाइए फॉर्मूला। सबसे पहले हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा कुंडली की वजह से। कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या कोई मुझे बता सकता है कि कितना होगा ये चुंबकीय क्षेत्र? परिनालिका है कि नहीं है ये, और परिनालिका की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है आपने, कितना मैग्नेटिक फील्ड था, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। समझ में नहीं आया आप सबको? आया? अच्छा, ये क्या आ गया, बी। अगर बी आ गया तो कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अब हम निकाल सकते हैं, कैसे, बी इंटू ए से। इसलिए कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी, या फाई लिख लो, कैसे कैलकुलेट करते हैं, B इंटू ए से, और B की वैल्यू कितनी है यहां पर, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई इंटू ए। ये वैल्यू किसकी आ गई, फाई। ये एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आ गया, ठीक। और अब हमें कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक निकालना है। अब कुंडली का आपको याद होगा कि एन और आई हमको मालूम है, फाई निकालना था मुझे, फाई जो कि एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है वो निकाल लिया। अब जैसे ही आप वैल्यू लिखेंगे कैलकुलेट होके एल आ जाएगा। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व L इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, N इंटू फाई अपॉन आई। चुंबकीय फ्लक्स है तो आप चाहें तो फाई भी कर सकते, N की जगह पर हमने N लिख दिया, या आप एक काम कर लो, कैपिटल N की जगह पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n इंटू एल, स्मॉल n इंटू एल। फाई बी की जगह पर म्यू नॉट एन आई ए, ये हमने लिख दिया म्यू नॉट एन आई ए अपॉन आई। आई से ये आई कैंसिल, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वेयर, इसके बाद एल इंटू ए। आप चाहें तो स्मॉल एन की जगह पर क्या नोट कर सकते हैं, कैपिटल एन अपॉन एल। ये भी फॉर्मूला सही है, अगर आप इसकी जगह पे लिख देंगे म्यू नॉट स्मॉल एन की जगह एन अपॉन एल, तो ये बन जाएगा एन स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर इंटू एल इंटू ए। एल से एक एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट इंटू एन स्क्वेयर इंटू ए अपॉन एल। अब बेटा इस फॉर्मूले पे देखिए,
म्यू नॉट तो मैग्नेट का कांस्टेंट है, एम क्या है, फेरों की संख्या। कब बदल सकते हैं आप? बनाते समय। जब आप कॉइल बनाएंगे उस समय फेरे ज्यादा कर दो, कम कर दो, उस समय आप बदल सकते हो। एरिया, कॉइल को रिंग छोटे छोटे बना दो तो एरिया कम हो जाएगा, रिंग बड़े बड़े बना दोगे तो एरिया, लेकिन इसको बदल कब सकते हो आप? बनाते वक्त। एल क्या है? कुंडली की लंबाई, लंबाई को बड़ा कर दो, छोटा कर दो, कब कर सकते हो? बनाते वक्त। तो आप देख रहे हो ना कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक जो होता है वो सिर्फ कुंडली के ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है बस। एल का मान केवल कुंडली की ज्यामिति ज्योमेट्री पर निर्भर करता है। इसका मान एक कुंडली के लिए नियत रहता है। इसका मान किसी एक कुंडली के लिए नियत रहता है। ये किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला हमने बना लिया और देखा कि वाकई में किसी भी कॉइल का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है वो उसकी केवल ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है बस। तो ये स्वप्रेरण गुणांक है, इससे रिलेटेड अभी और भी कुछ बातें हैं लेकिन उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।